भूमध्य सागर में भारतीय नेवी से भिड़ना और भारत के लगातार एक के बाद एक अल्टीमेटम के बावजूद तुर्की का भारत की वार्निंग को नजरअंदाज करना उसकी सबसे बड़ी गलती बन चुकी है। तुर्की ने बीते 48 घंटों में जो भी किया उसके चलते अब तुर्की के ऊपर भारत का कहर बरसने जा रहा है। हाल ये बन चुका है कि जो तुर्की अब तक भारत को लगातार एक के बाद एक धमकी दे रहा था, जो तुर्की भारत के सामने अपने 22 युद्ध पोतों को भूमध्य सागर में उतार चुका था, वही तुर्की अब भारत के सामने घुटने टेकने की स्थिति में पहुंच चुका है, क्योंकि अब इसमें सबसे बड़े गेम चेंजर की भारत ने एंट्री करवा दी है, या यूं कह लीजिए द बीस्ट कहे जाने वाले भारत के सबसे ताकतवर फाइटर जेट राफेल की एंट्री इस वक्त भूमध्य सागर में हो चुकी है। और हाल यह बन चुका है कि भूमध्य सागर का पूरा आसमान इस वक्त नीला जो था वो भूमध्य सागर का आसमान भारतीय वायुसेना के राफेल की गड़गड़ाहट से गूंज उठा है। यहां तक कि तुर्की के आसमान में इस वक्त भारत के राफेल की आवाजें पहुंच चुकी हैं। जो तुर्की अब तक भारत को वार्निंग दे रहा था, पीछे हटने को मजबूर हो चुका है। दरअसल तुर्की भारत के पीछे बहुत बड़ी साजिश रचने की कोशिश कर रहा था। तुर्की को लगा था कि भारत को इस बात की कानो कान भनक नहीं लगेगी और उसकी प्लानिंग सक्सेस होते ही भारत के युद्धपोतों पर वो धावा बोल देगा। और जैसे ही भारत को इस बात की भनक लगी तो अब भारत ने जो किया है उसके चलते तुर्की के हाल खराब हो चुके हैं। जो तुर्की भारत के सामने 10,000 की सेना उतारने की कोशिश में था, जो तुर्की भारत के युद्धपोतों पर अपने युद्धपोतों से लगातार रेडियो के जरिए सिग्नल्स भेज करके धमकियां भेज रहा था, वो तुर्की अब सरेंडर की स्थिति में पहुंच चुका है। जो तुर्की अब तक यूएन में भारत के भूमध्य सागर में एंट्री को अवैध बता रहा था, वो तुर्की एक तरफ तो भारत की एंट्री पर चुप हो चुका है, तो दूसरी तरफ भारत के साथ संबंधों की दुहाई देने लगा है। उस तुर्की को अब दुनिया के किसी देश का सहयोग भी नहीं मिल पा रहा है कि वह दूसरे देशों से सहयोग लेकर के भारत से अपने आप को बचा सके। अब हाल कुछ बदल चुका है। दरअसल इस वक्त भारत ने भूमध्य सागर में अपने सबसे बड़े वायुसेना के बेड़े आईएनएस विक्रांत को उतार दिया है। बता दें कि भारत का यह वायुसेना का बेड़ा आईएनएस विक्रांत ये एयरक्राफ्ट कैरियर है, यानी कि इससे जरिए भारत कहीं भी अपने वायुसेना के फाइटर जेट को बड़ी आसानी से पहुंचा सकता है। और इस वक्त आईएनएस विक्रांत की एंट्री से भारत के राफेल पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से इस वक्त भूमध्य सागर में स्थिति पूरी तरीके से पलट चुकी है। दरअसल भारत को ऐसा क्यों करना पड़ा? अचानक से अब तक जो तुर्की भारत के साथ संबंधों को लेकर के ठीक करने की बातें कर रहा था, जो तुर्की ये कह रहा था कि वो भारत के साथ अब भूमध्य सागर में किसी तरीके की कोई नहीं चाहता है, तो भारत को यहां पर अपने राफेल क्यों उतारने पड़े? और इसके चलते अब राफेल का कहर तुर्की पर टूट चुका है। ना सिर्फ तुर्की के युद्धपोत बल्कि तुर्की की एयरफोर्स, जिस एयरफोर्स के दम पर वहां उछल रहा था, वो भी भारत के शिकंजे में पूरी तरीके से आ चुकी है। क्या इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ चुकी है और किस कदर से भारत के राफेल ने न सिर्फ भूमध्य सागर को बल्कि आसपास के देशों को भी इस वक्त चौंका दिया है, तो बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे बने काले कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि इससे जुड़े नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, भारत ने अब तक तुर्की को सिर्फ वार्निंग दे रहा था। भारत तब तक तुर्की को सबक सिखाने की कोशिश कर रहा था। भारत चाह रहा था कि तुर्की समझ जाए, लेकिन आखिरकार तुर्की कहां मानने वाला था। तुर्की भारत की एक के बाद एक वार्निंग को पहले तो नजरअंदाज किया, फिर भारत की तरफ से तुर्की को दिए गए अल्टीमेटम तक को भी तुर्की ने दरकिनार करते हुए भारत के लेकर के फिर से गलत बयानबाजी करी। भारत फिर भी शांत रहा, लेकिन भारत की तरफ से जब एक्शन शुरू हुए तो यह एक्शन फिर थमने का नाम नहीं लिया। और अब इस वक्त जो खबर सामने रही है वो तुर्की पर बहुत बड़े एक्शन की है। अब इस वक्त जो भारत ने किया है, असल में उस बात का अंदाजा तुर्की को जरा सा भी नहीं था। तुर्की को जिस बात का लंबे समय से डर सता रहा था, भारत ने आखिर में आकर के वही अपनाया, क्योंकि तुर्की भारत के लगातार समझाने के बावजूद अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रहा था।
दरअसल आपको बता दें कि तुर्की भारत के सामने हर मोड़ पर मुंह की खाने के बाद, चाहे अपनी युद्धपोतों की तैनाती को लेकर के हो या फिर अपने भूमध्य सागर में अपनी वाटर टेरिटरी में भारत के युद्धपोतों के पास पहुंचने की बात हो या फिर भारत की तरफ से दागी गई ब्रह्मोस को लेकर के हो, इन सभी चीजों पर तुर्की ने भारत के खिलाफत की। यहां तक कि तुर्की ने यह कहा कि भारत जिन जगहों पर एक्सरसाइज कर रहा है वो भी जगह तुर्की की है, और इस चीज से लेकर के भारत ने सीधे तौर पर अब बहुत बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल तुर्की पूरे पीठ पीछे प्लानिंग रच रहा था। तुर्की की प्लानिंग ये थी कि जहां पर इस वक्त भारत के युद्धपोत मौजूद हैं, उन जगहों में भारत का कोई भी युद्धपोत एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं था। INS त्रिकंद भारत का युद्धपोत बहुत ताकतवर जरूर है, लेकिन यह एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, यानी कि यह ना तो रनवे देता है और ना ही यह अपने साथ किसी भी फाइटर जेट को कैरी कर सकता है। तो तुर्की को लगा कि भारतीय युद्धपोतों के ऊपर एयर स्ट्राइक करना बड़ा आसान हो जाएगा, उसे हवा से किसी भी तरीके से अटैक करना और साथ ही साथ वहां पर अपने युद्धपोतों के जरिए भारत के ऊपर यानी कि अपनी टेरिटरी से ही किसी भी फाइटर जेट को उड़ा करके वहां तक ले जाना उसके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। तुर्की को यही लग रहा था, लेकिन भारत भी इस मामले में कम नहीं था। भारत ने सबसे पहले तो तुर्की के युद्धपोतों को ही काउंटर किया, सीधे तौर पर युद्धपोतों को निशाना बनाया, लेकिन तुर्की के पास फिर भी आखिरी चारा उसकी एयरफोर्स बच रही थी। तुर्की को लगा कि भारत के साथ वह अपनी डील करने की कोशिश करेगा और फिर पीछे पीछे भारत के ऊपर ऐसे अटैक करेगा तो भारत को ना तो इसकी कानो कान खबर लगेगी और उसका काम भी बड़ी आसानी से हो जाएगा, उसकी चाल भी यहां पर कामयाब हो जाएगी। क्योंकि तुर्की के ड्रोन जिन्हें सबसे ताकतवर समझ रहा था, भारत ने उनके पूरे के पूरे सिस्टम को पहले ही तहस नहस कर दिया था। जैसे ही भारत को इस बात की भनक लगी, भारत ने इसको लेकर के बहुत बड़ा कदम 48 घंटे पहले ही उठा लिया है। जी हां, आपको बता दें कि भारत बहुत लंबे विजन के साथ भूमध्य सागर में अपने युद्धपोतों को उतारा था। आपको बता दें कि भारत ने 4 युद्धपोत उतारे थे, उसमें से एक युद्धपोत तो भारत का पहले ही INS त्रिकंद अंदर पहुंच चुका था। इसके बाद भारत ने 3 युद्धपोत भेजे थे, जिनमें से 2 युद्धपोत सामान्य थे, लेकिन एक युद्धपोत की जानकारी अब तक तुर्की को थी ही नहीं कि भारत ने उन 4 में से कौन सा युद्धपोत उतारा था। दरअसल उसमें से एक युद्धपोत था INS विक्रांत, जिसे भारत ने पहले भूमध्य सागर में उतार तो जरूर दिया था, लेकिन तुर्की की टेरिटरी से लगभग 2550 नॉटिकल माइल दूर रखा था। 2550 नॉटिकल माइल का मतलब है तुर्की की टेरिटरी से काफी लंबी दूरी, जहां तक तुर्की की रेंज भी नहीं थी और तुर्की को पता भी नहीं चल पा रहा था कि आखिरकार भारत का यह युद्धपोत यहां पर मौजूद भी है। भारत ने 48 घंटे पहले ही तुर्की की प्लानिंग को भांपते हुए इस युद्धपोत को उतारा था और इस पर पहले से ही तैनात थे भारत के सबसे जाबाज, खूंखार या यूं कह लीजिए भारत के सबसे ताकतवर और किसी भी देश के एयरफोर्स को झुका देने वाले राफेल। जी हां, जितनी ताकत तुर्की के किसी भी फाइटर जेट में नहीं है, उससे 4 गुना ताकतवर है भारत का एक इकलौता राफेल। लेकिन यहां पर फिर भी भारत ने 15 से ज्यादा राफेल तैनात कर रखे थे और इनकी तैनाती इस INS विक्रांत पर कहीं ना कहीं तुर्की को पता तक नहीं थी। लेकिन जैसे ही तुर्की ने भारत के खिलाफ प्लानिंग रची और इस प्लानिंग के जरिए तुर्की ने भारत को सरेंडर करवाने की फिराक में अपनी एक तरफ तो सेना को बढ़ाया, दूसरी तरफ तुर्की ने अपने युद्धपोतों को तैनात किया और तीसरी तरफ तुर्की ने अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल करने की कोशिश की। भारत ने 2 के लिए काउंटर पहले से तैयार कर रखा था, लेकिन जैसे ही भारत को इस बात की भनक लगी, भारत को लगा कि बस अब वक्त आ गया है कि INS विक्रांत की एंट्री कर दी जाए। जैसे ही भारत को ने इसको लेकर के कमांड भेजी और तुरंत INS विक्रांत को तुर्की के क्षेत्र में पहुंचाया गया और इसके बाद से सीधे तौर पर भारत के राफेल ने जैसे ही उड़ान भरी, इसके बाद तुर्की के होश फाख्ता हो गए। जो तुर्की भारत को धमकियां दे रहा था, जो तुर्की भारत से यह कह रहा था कि अपने युद्धपोतों को पीछे लो वरना इसका अंजाम बुरा होगा, वो तुर्की के अचानक से होश उड़ चुके। तुर्की की सेना आसमान में ऐसे देख रही थी जैसे उन्हें कुछ इनविजिबल दिखाई दे रहा हो, सिर्फ आवाजें सुनाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही राफेल उनके ऊपर से गुजरा, उनके होश उड़ गए। उन्हें लगा कि आखिरकार क्या बला की चीज भारत ने उतार दी है। लेकिन जैसे ही तुर्की के सिस्टम में पता चला कि राफेल एंट्री कर चुका है, इसके बाद तुर्की के होश उड़ गए। तुर्की को लगा कि आखिरकार भारत ने ये क्या कर दिया। उसके पास उसका कोई तोड़ नहीं है, तुर्की के पास ऐसा कोई भी इलाज नहीं है जो राफेल के लिए काउंटडाउन कर सके। इससे तुर्की बेहाल हो गया। आखिरकार तुर्की के पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था। तुर्की को लगा अब क्या किया जाए। जैसे ही तुर्की को यह बात पता चली, उसने दूसरे देशों से मदद मांगना, गुहार लगाना शुरू कर दिया। उधर तुर्की ने सबसे पहले अमेरिका से मदद मांगने की कोशिश की। अमेरिका को लेकर के तुर्की ने 24 घंटे पहले ही कहा था कि अमेरिका भारत के लिए सेना भेजे, क्योंकि तुर्की फंस चुका था।
तुर्की के पास दूसरे देशों से मदद के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। तुर्की को लगा कि मुस्लिम कंट्रियों का समूह इकट्ठा होकर के तुर्की की मदद करेगा, और जिस तरह से उसने तुर्की ने पूरे खलीफा बनने की कोशिश की, मुस्लिम जगत का एक पूरा का पूरा अपनी तरफ से आगे आगे करने की कोशिश की, उसमें तुर्की बुरी तरीके से फंस गया और अब मुस्लिम देशों ने तक तुर्की को नकार दिया है। दरअसल तुर्की ने जैसे ही सऊदी अरब से सबसे पहले मदद मांगी, तुर्की को लगा कि सऊदी अरब से अभी हाल फिलहाल में भारत का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था और इस मामले में अगर वो सऊदी अरब से मदद मांगेगा तो सऊदी अरब जरूर तुर्की की मदद करेगा। लेकिन तुर्की को जैसे ये बात सऊदी अरब को पता चली कि भारत ने राफेल और INS विक्रांत जैसे अपने युद्धपोत इस वक्त भूमध्य सागर में उतार दिए हैं, इसके बाद भूमध्य सागर की खबर सुनकर के सऊदी अरब ने अपने हाथ खड़े कर दिए और रही खुही जो उसकी नेवी भूमध्य सागर में मौजूद थी उसको भी सऊदी अरब ने लाल सागर के रास्ते चुपचाप वापस बुलाने का काम किया। इधर तुर्की अकेला पूरी तरीके से फंस चुका है और अब हाल यही था तुर्की के अलावा सिर्फ और सिर्फ सरेंडर करने का, और इस वक्त तुर्की उसी स्थिति में पहुंच चुका है। तुर्की को लग रहा है कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि उसके पास सामने ब्रह्मोस और साथ ही साथ भारत का राफेल है, जिससे भी भारत ब्रह्मोस बड़ी आसानी से दाग सकता है। भारत चाहे तो तुर्की के एक एक ठिकाने को इस वक्त निशाना बना सकता है। भारत की जद में तुर्की का एक एक एरिया है, यहां तक तुर्की के पूरे समुद्र में छोड़िए, लेकिन तुर्की का पूरा लैंड का एरिया भी इस वक्त राफेल की जद में है। भारत चाहे तो चंद सेकंड के अंदर तुर्की के हर एक ठिकाने को निशाना बना सकता है, क्योंकि भारत के पास न सिर्फ राफेल है बल्कि भारत का सबसे स्ट्रांग नेविगेशन सिस्टम भी तुर्की की एक एक चीज पर इस वक्त निगरानी कर रहा है। भारत की हर एक चीज तुर्की के ऊपर इस वक्त नजर रखे हुई, चाहे भारत की नेवी हो या फिर भारत का इसरो स्पेस सेंटर हो। इस वक्त इसरो की तरफ से भी भारत ने अपने उपग्रहों के जरिए जो कि अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट्स हैं उन पर तुर्की की हर एक एक्टिविटी को भारत रिकॉर्ड करके इस वक्त नेवी और भारत के कमांड सेंटर तक पहुंचा रहा, जिसका मतलब यही है भारत को हर एक तुर्की की चाल का पता है। तुर्की को लगा था कि ज्यादा से ज्यादा युद्धपोत होंगे, क्या कर लेंगे, नेविगेशन सिस्टम कितना ही दूर तक रेंज पर कवर करेगा, लेकिन तुर्की का पूरा इलाका भारत की जद में है। इस बात का अंदाजा अब तुर्की को लग चुका है। वहीं दूसरी तरफ इस खबर के आने के साथ ही तुर्की एक तरफ तो अपने पैर पीछे खींच रहा है। तुर्की मान चुका है कि भारत के सामने खड़े होना इस वक्त बेवकूफ़ी होगी, और यही बात एक बार फिर से तुर्की एक्सेप्ट करना शुरू कर चुका है। खैर, इन सब जगहों पर जहां एक तरफ तुर्की फंसा हुआ है तो वहीं यूएन में तुर्की का जो अब तक उछलना था वो भी बंद हो चुका है। जैसे ही भूमध्य सागर में तुर्की चौतरफा घिर चुका है भारत से, उसके बाद तुर्की के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। एक तरफ तो भूमध्य सागर में तुर्की का सरेंडर भारत ने करवा दिया है, तो दूसरी तरफ भारत ने अब यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इस वक्त चल रही भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर भी तुर्की पलट रहा है। जो तुर्की अब तक ये कह रहा था कि भारत को स्थायी सदस्यता नहीं मिलनी चाहिए, वो तुर्की अब चुप होकर के बैठ गया है, क्योंकि आखिरकार करे तो करे क्या, क्योंकि इस वक्त राफेल इस वक्त भूमध्य सागर में अपनी गश्त मार रहे हैं और भारत का एक बार मूड खराब हुआ तो सीधे तुर्की के सभी ठिकाने ध्वस्त हो जाएंगे। यह बात तुर्की को बेहतर पता है, और न सिर्फ ठिकाने बल्कि तुर्की जिन 22 युद्धपोतों के दम पर पिछले 24 घंटे से कूद रहा था, वो 22 युद्धपोत भी भारत के इस वक्त फुल टारगेट पर हैं। और एक साथ अगर भारत लॉक करता है तो भारत को महज 3 सेकंड लगेंगे तुर्की के 22 के 22 युद्धपोतों और साथ साथ तुर्की के उन लैंड ठिकानों को जहां से तुर्की अपनी सारी चीजों को ऑपरेट कर रहा है भूमध्य सागर में। खैर, अब इस खबर के बाद पूरा का पूरा मामला भूमध्य सागर में सिमट चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया भर की नजरें भूमध्य सागर पर टिक चुकी है। भूमध्य सागर पर अब तक दुनिया मान रही थी कि तुर्की अपना राज चला रहा है, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया मान चुकी है कि भूमध्य सागर पर अब तुर्की नहीं बल्कि भारत का राज चल रहा है। खैर, यह बात तो छोटी रही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह बन चुकी है कि तुर्की जो अब तक भूमध्य सागर में अपनी अवैध गतिविधियां चलाने की कोशिश कर रहा था, भारत ने उन ठिकानों को भी ध्वस्त कर दिया है। अब तुर्की के वो नेवल बेस जो भूमध्य सागर में इलीगल गतिविधि और अपने नॉटिकल माइल समुद्री सीमा की सीमा से आगे बढ़कर के काम कर रहे थे, वो भी तुर्की पीछे लेने को तैयार हो चुका है। तुर्की ने कहा है कि वो आगे से भूमध्य सागर में ऐसा कोई भी गतिविधि को अंजाम नहीं देगा। दरअसल आपको बता दें कि यह पूरा का पूरा मामला सिर्फ भूमध्य सागर से नहीं जुड़ा है। पूरा का पूरा मामला की एक लिंक भारत के पहले भी आ चुका है। जी हाँ, अब आप ये सोच रहे होंगे भारत के पहले से यह लिंक कैसे जुड़ा हुआ है, तो आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के साथ जब झड़प की खबरें आई थी, उस वक्त देखा गया था कि तुर्की के ड्रोन्स इस्तेमाल हुए थे, और ये ड्रोन्स तुर्की ने एक दिन पहले ही भेजे थे जब तुर्की का एक कार्गो शिप पकड़ा गया था
पूरे के पूरे एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ से। और इसके बाद से भारत की तिरछी नजर पहले से ही तुर्की पर थी। भारत की जैसे ही तिरछी नजर तुर्की पर थी और भारत जैसे ही मेडिटेरेनियन सी में अपने युद्धपोत उतारा, उसके बाद भारत की नजर सीधे तुर्की सामने पड़ गया और तुर्की की तरफ से दी गई वार्निंग मानो भारत के लिए तो एक मौका था कि तुर्की को अब यहीं पस्त कर दिया जाए। और आखिरकार भारत ने किया भी वैसा ही। ये भारत 21वीं सदी नहीं बल्कि 22वीं सदी में जीने वाला भारत है। जहां पूरी दुनिया 21वीं सदी में है तो भारत के विचार और भारत के टारगेट इस वक्त 22वीं सदी के सोच के बराबर आगे चल रहे हैं। भारत ने सीधे तौर पर तुर्की को अब वहां छोड़ा, लेकिन यहां तुर्की को बुरी तरीके से लतड़ दिया है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को एक्शन लेना चाहिए? क्योंकि भारत इस वक्त फुल कंट्रोल पा चुका है। कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लें। जय हिंद दोस्तों।